हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉर्पोरेट अकाउंट को, जिसे हम गुजराती में कहते हैं कंपनी लक्षी हिसाबी पद्धति की चैप्टर नंबर 3 बैंक ना हिसाब हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जिनकी ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4 की प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर आप बैकअप प्लान के रूप में चैप्टर नंबर 3 को भी अगर रेडी करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और जिनकी अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले, बिकॉज जो यहाँ पर मिनिमम एंट्री है, अगर वो मिनिमम एंट्री आपके माइंड में सेट हो गई और एग्जाम में उसी टाइप का कोई सम आ गया, या फिर उन एंट्री में से 80 to 90% एंट्री अगर आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलती है तो भी आप 20 में से मैक्सिमम 15 to 18 मार्क्स ला सकते हैं। बट अगर इसी टाइप का पूरा सम आ गया तो आपके एग्जाम में 20 में से 20 मार्क्स आने के फुल्ली चांस, इसलिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं चाहता हूं ये एग्जाम का टाइम चल रहा है, मैक्सिमम लोगों तक हमारे ये वीडियो पहुंचना चाहिए, बिकॉज जब कल आपकी लास्ट एग्जाम है, आपकी एग्जाम बहुत ही अच्छी जानी चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयारी करके जाना है। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले ये आ चुका है, हमारे पास गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 के पेपर के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आया था बैंक रिगार्डिंग। आई होप आपको यहां पे दिख रहा होगा क्या पूछा गया था। यहां पर फॉर्म बी आपको रेडी करना है, या फिर उसे हम कहते हैं नवा फॉर्म भी कहते हैं, और जिसकी बेस पे आपको रेडी करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुजराती में कहेंगे नफा नुकसान खातू। 2016 के अंदर टोटल कितनी एंट्री आई थी, यहाँ पे आपको 13 एंट्री दिख रही है, एंड लास्ट में आप जब देखेंगे टोटल यहाँ पर 21 एंट्री आई थी। अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी 2018-19 के पेपर को देखेंगे तो मैक्सिमम 23 to 25 एंट्री देखने को मिली है, जिसमें से 21 एंट्री तो मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। जो एंट्री यहाँ पर कवर नहीं होगी मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 और 19 के अंदर इनके अलावा कौन सी एंट्री आई थी, जिसे आप सेटअप करके टोटल ला सकते हैं। अगर इसी टाइप का सम दिख गया तो आपके एग्जाम में 20 में से 20 मार्क्स डन है, या फिर इस टाइप का सम नहीं आता, इनमें से 80 या 90% एंट्री आती है तो भी आप मैक्सिमम 15 to 18 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। बट मैं फिर से एक बार सजेशन देना चाहूंगा, ये वाला चैप्टर आपको सिर्फ बैकअप प्लान के रूप में ही रेडी करना है। मेरा सजेशन वही रहेगा, चैप्टर नंबर 1 आपको रेडी करना चाहिए एंड चैप्टर नंबर 2 रेडी करना चाहिए। बाई चांस अगर उसका कोई सम टफ आ जाता है तो अगर आप ये चैप्टर रेडी करके जाएंगे तो एटलीस्ट आप वहां पर एंट्री कर सकते हो और आपके एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सभी डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे आ चुका हमारा फॉर्म बी। एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको किस तरीके से फॉर्म बी रेडी करना है पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। आपके एग्जाम में जो भी ईयर होगा वो आपको राइट करना होगा, राइट। एंड गुजराती में कहेंगे 31 मार्च 2016 रोज पूरो थतु नफा नुकसान खातु, राइट। तो यहाँ तक आपको पहला फॉर्मेट रेडी करना होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते फॉर्म बी के अंदर कौन कौन से शेड्यूल आते हैं, जिसे हम गुजराती में कहते हैं परसिस्ट, राइट ना। सो फॉर्म बी के अंदर शेड्यूल नंबर 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है और 16 आता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 4 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। अब शेड्यूल नंबर 13 का नाम क्या है, उसका नाम है इंटरेस्ट अर्न और गुजराती में कहेंगे कमाइल ब्याज। एंड शेड्यूल नंबर 14 का नाम क्या है, अदर इनकम और गुजराती में कहेंगे अन्य आवक। और ये किसके अंडर में आएगा, ये इनकम के अंदर में आएगा। जो भी इनका टोटल होगा इसे आपको यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा टोटल इनकम, गुजराती में कहेंगे कुल आवक, और टोटल इनकम को हम इंडिकेट करेंगे ए के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इनकम वाले शेड्यूल समझ में आ चुके होंगे। फिर आपको यहाँ पे हेडिंग में लिखना होगा एक्सपेंस, यानी कि गुजराती में कहेंगे खर्चा। तो यहाँ पे खर्चे में कौन कौन से शेड्यूल आते हैं, शेड्यूल नंबर 15 देखने को मिलेगा और शेड्यूल नंबर 16 देखने को मिलेगा। तो शेड्यूल नंबर 15 का नाम क्या है, इंटरेस्ट एक्सपांडेड, गुजराती में कहेंगे चुकवेल ब्याज। एंड शेड्यूल नंबर 16 का नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, गुजराती में कहेंगे संचालन खर्चा। और इसके अंदर आपको ऐड करना होगा प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, दैट मीन्स गुजराती में कहेंगे जोगवाई अने अकस्मात। जो भी डिटेल्स दी होगी उसे आपको यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट करना होगा। इतना होने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस, यानी कि कुल खर्चा, जिसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, टोटल इनकम दैट मींस ए में से टोटल एक्सपेंस दैट मींस बी को, ए में से जब आप बी को लेस करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा करेंट ईयर्स प्रॉफिट, गुजराती में कहेंगे चालू वर्षनो नफो। इस फॉर्मेट को आपको रेडी करना होगा, याद करना होगा, समझना होगा, कहीं ना कहीं पे अच्छी तरीके से लिख कर रखना होगा, बिकॉज जब एग्जाम में जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी टाइप का एक फॉर्मेट रेडी करना होगा। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर फॉर्मेट याद कैसे होगा, पूरा सम लगा लेंगे ना। एंड गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 के 19 और दोनों पेपर अगर सॉल्व कर लेंगे तो फॉर्मेट
ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ ध्यान से पूरा वीडियो आपको देखना है। तो यहां से आपको मिल जाएगा करंट ईयर्स प्रॉफिट, गुजराती में कहेंगे चालू वर्ष नो नफो, राइट ना, जिसमें आपको ऐड करना होगा प्लस शुरुआत नहीं, बाकी दैट मींस ओपनिंग बैलेंस का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसे आपको यहां पे राइट करना होगा, जो कि आपके सब में ऑलरेडी पहले से दिया होगा। एंड देन आपको इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल नफो, और उसमें से आपको लेस करना होगा एप्रोप्रिएशन, जिसे हम गुजराती में कहते हैं फॉरवर्डिंग, जहां पे कुछ नियम है हमारा कानूनी अनामत जो होता है हमेशा स्टेटसी जो रिजर्व होता है वो हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट का 20% आपको काउंट करना होता है। जब मैं आपको पूरा सम सॉल्व करके बता दूंगा ना तो यहाँ पे 20% क्यों यूज किया गया वो भी समझा दूंगा। एंड देन आपको यहाँ पे लिखना होगा सूचित डिविडेंड, गुजराती में सॉरी इंग्लिश में कहेंगे प्रपोज डिविडेंड, जो कि किस पे मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर पे मिलने वाला है। एंड देन यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर, दैट मीन जब आप करेंगे टोटल और उसके सामने आपको लिखना होगा बाकी पाखा सरवैया गुजराती में, और इंग्लिश में लिखना होगा बैलेंस कैरिड इन द बैलेंस शीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर फॉर्म बी वाला फॉर्मेट आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे जो फॉर्म बी के अंदर शेड्यूल नंबर 13 का नाम क्या था, आई होप आपको दिख रहा होगा भी कंप्लीटली। यस, यहाँ पे शेड्यूल नंबर 13 का नाम आ चुका है। नाम क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कमाइल ब्याज। दैट मींस यहाँ पर आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ बिकॉज वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको मैं शॉर्टकट में समझाना चाहता हूँ जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। बिकॉज अगर इसका पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा तो बहुत ही टाइम चला जाएगा, बट शॉर्ट टाइम के अंदर आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सके, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट टेक्निक के द्वारा समझाने वाला हूँ, राइट ना। तो शेड्यूल नंबर 13 का नाम क्या, इंटरेस्ट अर्न, गुजराती में कहेंगे कमाइल ब्याज। दैट मींस बैंक के पास ब्याज के द्वारा जो भी इनकम आएगी उसकी एंट्री आपको यहां पे करनी होगी शेड्यूल नंबर 13 के अंदर। और बैंक जो हमें ब्याज देती है, बैंक को जो ब्याज चुकाना पड़ता है उसकी एंट्री आएगी शेड्यूल नंबर 15 के अंदर, राइट ना। और बैंक में ब्याज के अलावा जो इनकम होने वाली, बैंक के अंदर ब्याज के अलावा जो इनकम आएगी उसे हमको लिखना होगा शेड्यूल नंबर 14 के अंदर, दैट मींस अदर इनकम के अंदर, अन्य आवक के अंदर। एंड शेड्यूल नंबर 16 के अंदर हमें सभी के सभी एक्सपेंस लिखने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जो कि आपने 11th 12th एंड फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी सीख के रखा है। शेड्यूल नंबर 16 तो बहुत ही आसान है, या फिर आपकी बुक के अंदर सभी शेड्यूल दिए गए, आप वहां पे जाके भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018-19 में जो भी एंट्रीज आई थी उन्हीं को ध्यान में रखिए वीडियो बना रहा हूं। अगर इसी टाइप का कोई सम आ जाता है तो आपके एग्जाम में 20 में से 20, अदरवाइज 20 में से 18 मार्क्स तो डन रहने वाले, राइट ना। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं सम की, राइट ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे सम की कौन सी पहली एंट्री। यस, यहाँ पे आ चुका है परचूरन आवक। दैट मींस ये हमारी इनकम है तो कहां पे आएगी, ये हमारी बैंक की अदर इनकम है। तो शेड्यूल नंबर कहां पे देखने को मिलेगा, हमें शेड्यूल नंबर 14 में देखने को मिलेगा। तो शेड्यूल नंबर 14 कहां, ये रहा हमारे पास, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है सेंड्री इनकम यानी कि परचूरन आवक। कितने रुपया था यहाँ पर, 6000, बिकॉज ऑफ ब्याज के अलावा ये बैंक की इनकम है, राइट। चलते नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारे पास, एक एक करके एंट्री आपको करना बहुत ही आसान समय। परचूरन खर्चा, देखो किसी के पीछे भी खर्चा लिखा हो, एक्सपेंस लिखा हो, उसकी एंट्री हमेशा फिक्स होगी शेड्यूल नंबर 16 के अंदर। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है सैंड्री एक्सपेंस यानी कि परचूरन खर्चा। कितना था हमारे पास, सर हमारे पास था परचूरन खर्चा, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये सेरा 10,800 यानी कि 10,800। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको एंट्री समझ में आ चुकी होगी, राइट ना। चलते नेक्स्ट एंट्री कौन सी हमारे पास, सर चुकवेल भाड़ू वेरा। देखो यहाँ पे जितना भी भाड़ा है ना, दैट मींस हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की एंट्री कहाँ पे आएगी, हमेशा शेड्यूल नंबर 16 के अंदर। कितना एक्सपेंस है, 7200। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है रेंट एंड टैक्स पेड यानी कि चुकवेल भाड़ू ने बेड़ा। कितना है, 7200। जो भी एक्सपेंस होंगे उसे आपको हमेशा शेड्यूल नंबर 16 में ही लिखना है, राइट। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या आ चुका है, सेफ डिपॉजिट बोल्ट का भाड़ा। देखो बैंक में जब भी हम कोई चीज डिपॉजिट करते हैं ना, ये देखो यहाँ पे अभी दिख रहा होगा सेफ डिपॉजिट बोल्ट का भाड़ा। बैंक में जब भी हम कोई चीज डिपॉजिट करते हैं ना तो बैंक क्या लेती है, हमसे रेंट लेती है। जो हमसे बैंक रेंट लेती है तो बैंक की कौन सी इनकम हुई, ब्याज के अलावा इनकम हुई ना। तो बैंक की ब्याज के अलावा जो भी इनकम होगी उसकी एंट्री हमेशा किस में करना होगा, शेड्यूल नंबर 14 में लिखना होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट बोल्ट, गुजराती में कहेंगे सेफ डिपॉजिट। देख लेते हैं अमाउंट कितनी यहाँ पर, सर अमाउंट है 31,000। आई होप अभी दिख रहा होगा, अमाउंट है 31,200। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। अगर ये सब एंट्री आपको याद होगी तो भी आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स तो आने वाले, राइट। बट ध्यान रखिएगा इसे आपको बैकअप प्लान में रेडी करना है। पहले तो आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ही रेडी करना है। देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी, पगार अने भत्ता। डेट मीन सैलरी एक्सपेंस है ना, कहाँ पे आएगा, सर शेड्यूल नंबर 16 के अंदर आएगा। कितना है हमारे पास, सर है हमारे पास 78,000। चलते हैं यहाँ पर शेड्यूल नंबर 16, ये रहा हमारे पास सैलरी एंड अलाउंस, पगार अने भत्ता। कितना था, 78,000। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 78,000, राइट ना। चलते नेक्स्ट एंट्री कौन सी है,
यस, ग्राहकों पासेથી वसूल करेल बैंक चार्ज અને कमीशन। दैट मीन्स यहाँ पर बैंक ने क्या किया है, ग्राहकों के पास से कोई चीज का चार्ज लिया, लाइक एग्जांपल एटीएम हो सकता है या फिर कोई चीज का कमीशन लिया। तो ये जो इनकम हुई बैंक की ब्याज के अलावा हुई ना, तो बैंक की ब्याज के अलावा जो भी इनकम होगी हमेशा कहाँ लिखना होगा, शेड्यूल नंबर 14 में लिखना होगा। चलते शेड्यूल नंबर 14 के पास, तो ये रहा हमारे पास शेड्यूल नंबर 14, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है बैंक चार्ज एंड कमीशन रिसीव, और गुजराती में भी लिखा है बैंक चार्ज एंड कमीशन। कितना था हमारे पास सर, हमारे पास था 33,000, राइट ना। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 33,000। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सभी एंट्री समझ में आ चुकी होगी। तो ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा, बिकॉज ऑफ ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपके चैप्टर नंबर 1, 2 में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है और इस टाइप का कोई सम आ गया तो आपका काम तो हो जाएगा, अगर आप इसे देख कर जाएंगे तो। चलते नेक्स्ट एंट्री कौन सी हमारे पास, यस सर, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको समझा दिया था, ये एंट्री आपको सभी समय ऑलरेडी पहले से देखने को मिलेगी। नफा नुकसान खाता नहीं जमा बाकी। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया गया, जो कि यहाँ पे आपको डेट दिख रही 1 अप्रैल। दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1,80,000। कहाँ पे जाएंगे सर, हमें जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले से एंट्री करके रखी। ये रहा, देखो यहाँ पर, ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि नफा नुकसान खातू, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है शुरुआत नहीं बाकी। ओपनिंग बैलेंस कितना हमारे पास, 1,80,000। तो शुरुआत की बाकी के सामने ओपनिंग बैलेंस के सामने आप राइट कर दीजिए 1,80,000, राइट ना। चलते नेक्स्ट एंट्री कौन सी हमारे पास, यस सर, हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ चुकी, वटावेली हुंडीनु वर्तर। क्या लिखा हुआ, 1 अप्रैल। दैट मीन्स ओपनिंग है, तो ये एंट्री भी हमारी फिक्स रहेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, वटावेली हुंडीनु वर्तर शेड्यूल नंबर, अभी आपको फॉर्मेट पूरा दिखेगा। यस, शेड्यूल नंबर 13 में हमेशा फिक्स आएगा रिवेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग। ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे आएगा, शुरुआत की बाकी भी यहाँ पर आएगी, एंड क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पे आएगा। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल नंबर 13 के अंदर रिवेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड की फिक्स एंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहीं पे देखने को मिलेगा। गुजराती में कहेंगे वटावेली हुंडी पर वर्तर। तो अभी हमारे पास कौन सा बैलेंस था सर, ओपनिंग बैलेंस था। कितना था देख लीजिए यहाँ पर, यस सर, दिख रहा है ना आपको 4,800। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 4,800, राइट। चलते नेक्स्ट एंट्री चेकआउट कर लेते यहाँ पर, यस सर, हुंडी पर मड़ेल बटा। देखो क्या लिखा है, हुंडी लिखा है ना, बिल्स लिखा था, एंट्री फिक्स रहेगा, यही शेड्यूल में आने वाला है। कितना है हमारे पास, 25,200। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है डिस्काउंट रिसीव बिल्स, कोई भी बिल्स की एंट्री होगी ऑलवेज फिक्स रहेगा शेड्यूल नंबर 13 के अंदर। गुजराती में कोई भी हुंडी की एंट्री होगी फिक्स एंट्री रहेगी शेड्यूल नंबर 13 के अंदर। कितना था हमारे पास सर, 25,200। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सभी एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी हमारे पास, चालू खाते का ब्याज। देखो यहाँ पर क्या होता है, बैंक को अभी ब्याज देना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखा है ना, तो बैंक आपको ब्याज देगी। तो जब भी बैंक हमें ब्याज देती है तो हमेशा एंट्री कहाँ पे आएगी, शेड्यूल नंबर 15 के अंदर। बिकॉज ऑफ यहाँ पे शेड्यूल नंबर 15 का नाम क्या लिखा है, चुकवेल ब्याज, इंटरेस्ट एक्सपांडेड। तो यहाँ पर देखते बैंक ने कितना ब्याज दिया है, चालू खाते के ब्याज पर ब्याज दिया है 4,800। अभी आपको दिख रहा होगा चालू खाते का ब्याज कितना है, 4,800। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है चालू खाते का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन करेंट डिपॉजिट कितना है, 4,800। बिकॉज ऑफ ये ब्याज बैंक को देना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो शेड्यूल नंबर 13 में, अगर देना पड़ेगा तो शेड्यूल नंबर 15 में, राइट। फिर देखते हैं यहाँ पर बचत खाते का ब्याज। आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, आपके पैसा बैंक में जमा है ना, तो बैंक को आपको ब्याज देना पड़ेगा, वो आपसे ब्याज लेगी नहीं। कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा सर, 66,000। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है बचत खाता अनुब्याज, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट कितना था, 66,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 66,000, राइट ना। फिर देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री क्या है, बांधी मुद्रित थापण ब्याज। दैट मीन्स आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, जो भी पैसा डिपॉजिट किया ना, बैंक आपको क्या देगी, ब्याज देगी, लेगी नहीं यहाँ पर। तो कितना ब्याज देने वाली हमको, 1,32,000। तो जब भी बैंक हमें ब्याज देगी तो उसकी एंट्री हमेशा कहाँ पे आएगी, शेड्यूल नंबर 15 के अंदर। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बांधती मुद्रित नो ब्याज, और इंग्लिश में कहेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। कितना था हमारे पास सर, था 1,32,000। देख लेते यहाँ पर वही था ना, यस 1,32,000 ही है। चलते लास्ट में क्या लिखा है, डायरेक्टर की फीस। तो डायरेक्टर फीस हमेशा फिक्स है, कहाँ पे आएगा सर, हमेशा आएगा
आएगा शेड्यूल नंबर 16 के अंदर, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है डायरेक्टर फीस, गुजरात में भी कहेंगे डायरेक्टर फीस। कितना था सर डायरेक्टर फीस? देखो यहाँ पर बुक में दिया नहीं तो इसलिए मैंने लिख दिया, यहाँ पर टोटल फीस रहेगी 30,000। तो डायरेक्टर फीस के सामने आप राइट कर दीजिए 30,000। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सभी एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। हमारी वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हो उसे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइए। और ये एग्जाम का टाइम चल रहा है, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे मैक्सिमम लोगों के 20 में से 20 मार्क्स या फिर 15 to 18 मार्क्स आने चाहिए। अगर उनका चैप्टर नंबर 1 and 2 रेडी नहीं हुआ या फिर कोई भी चैप्टर रेडी हो चुका हो तो भी बैकअप प्लान में ये चैप्टर आपके लिए काफी आसान रहेगा अगर इस टाइप का सम आ गया तो। बिकॉज ऑफ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम के अंदर बाई चांस कोई चैप्टर आपको नहीं आता, तो ये एंट्री वाला चैप्टर आप इजीली से सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो में आपको अपलोड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, राइट। चलते यहाँ पर इस टोटल की टोटल एंट्री हो चुकी, पेज को टर्न कर देते। यस, आ चुकी एंट्री नंबर 14, ऑडिट फी। कहाँ पे आएगा आप सभी को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंस आते हैं कहाँ पे लिखना होगा, मैं शेड्यूल नंबर 16 के अंदर क्या नाम लिखा है, ऑडिट फीस। टोटल अमाउंट कितना, 18,000। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा होगा। यस, ऑडिट फीस कितना था यहाँ पर 18,000। हिंदी इंग्लिश गुजराती सभी में क्या कहेंगे, ऑडिट फीस ही कहेंगे। चलते नेक्स्ट एंट्री कौन सी, बहीवटी खर्चा। देखो किसी के भी पीछे खर्चा लिखा हो, एक्सपेंस लिखा हो, उसकी एंट्री फिक्स रहेगी हमेशा शेड्यूल नंबर 16 के अंदर। कितना था हमारे पास सर 48,000। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बहीवटी खर्चा, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 48,000। उम्मीद करता हूँ सभी एंट्री आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही स्लोली समझा रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आए। चलते नेक्स्ट एंट्री कौन सी, देखो कानूनी खर्चा। किसी के भी पीछे एक्सपेंस लिखा हो, एंट्री हमेशा फिक्स शेड्यूल नंबर 16 के अंदर। कानूनी खर्चा कितना दिया हमारे पास सर 30,000। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है लो चार्ज, कानूनी खर्चा कितना है 30,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 30,000। देखते नेक्स्ट कौन सी एंट्री हमारे पास है सर, एंट्री नंबर आ चुकी 17, मिलकतों समार काम खर्च। देखो पीछे क्या लिखा है, खर्च लिखा, कभी भी पीछे खर्च यानी कि एक्सपेंस लिखा हो, एंट्री हमेशा फिक्स रहेगी शेड्यूल नंबर 16 के अंदर। तो मिलकतों समार काम खर्च कितना दिया हुआ 18,000। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा होगा रिपेयर्स ऑफ एसिड, और गुजराती में कहेंगे मिलकत समार काम खर्च। टोटल कितना हमारे पास सर 18,000। तो आप भी यहाँ पर राइट कर दीजिए 18,000। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सभी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। चलते एंट्री नंबर आ चुकी हमारे पास एंट्री नंबर आ चुकी 18 आ चुकी, केस क्रेडिट का ब्याज। दैट मीन्स यहाँ पर बैंक को क्या होने वाला, ब्याज मिलने वाला है। तो केस क्रेडिट का ब्याज, जब भी बैंक को ब्याज मिलेगा तो एंट्री हमेशा कहाँ पे होगी सर शेड्यूल नंबर 13 के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है केस क्रेडिट इंटरेस्ट यानी कि केस क्रेडिट का ब्याज। यहाँ पे अभी आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट दिखना चाहिए। यस, अभी आप कंप्लीटली दिख रहा होगा। तो केस क्रेडिट का ब्याज कितना है हमारे पास 1,50,000। यहाँ पर बैंक को ब्याज मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया केस क्रेडिट इंटरेस्ट 1,50,000। जब भी बैंक को ब्याज मिलेगा तो शेड्यूल नंबर 13 के अंदर, जब भी बैंक को ब्याज देना होगा तो शेड्यूल नंबर 15 के अंदर। चलते नेक्स्ट यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का ब्याज कितना है 1,80,000। बैंक को ब्याज मिलेगा कि देना पड़ेगा सर, ब्याज मिलेगा। कितना रुपया 1,80,000। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट यानी कि ओवरड्राफ्ट का ब्याज कितना आ चुका है यहाँ पर 1,80,000, राइट ना। फिर देखते कौन सी एंट्री हमारे पास, लोन का ब्याज है। हमें बैंक ने आपको लोन दी है, अब लोन पे बैंक क्या लेने वाली, हमसे ब्याज लेने वाली कि देने वाली। सर जब भी बैंक हमें लोन देती है ना तो लोन पर वो हमसे ब्याज लेती है। वेरी गुड। तो लोन पर कितना ब्याज लेने वाली 6 लाख रुपए। तो एंट्री कहाँ पे होगी शेड्यूल नंबर 13 के अंदर। तो यहाँ पे लिख दिया लोन इंटरेस्ट, लोन का ब्याज कितना था हमारे पास 6 लाख रुपए। तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया 6 लाख, राइट ना। फिर देखते यहाँ पर कोई एंट्री आ चुकी, यस सर यहाँ पे आ चुका शेयर मूड़ी आ चुकी। दैट मीन्स यहाँ पर शेयर कैपिटल जो होता है ना वो हमेशा शेड्यूल नंबर 1 के अंदर इसकी एंट्री आती है। बट यहाँ पर तो हमें शेड्यूल नंबर 1 रेडी करने के लिए नहीं बोला गया था, हमें कौन सा शेड्यूल बोला गया है, पर्सिस्ट नंबर 13 से 16 हमें रेडी करना है। यानी कि यहाँ पर शेयर मूड़ी की अभी एंट्री नहीं आएगी, जब इसकी नीड होगी तब मैं आपको समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे 21 एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। कौन से अकाउंट्स में मैंने क्यों लिखा वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों एंट्री शेड्यूल नंबर 13 में हुई, क्यों एंट्री शेड्यूल नंबर 14 में हुई, क्यों एंट्री शेड्यूल नंबर 15 में हुई और क्यों एंट्री शेड्यूल नंबर 16 में हुई, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करेंगे एक एक करके एडजस्टमेंट, राइट।
यहाँ पर आ चुका हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 यानी कि बधारा की माहिती की नंबर 1 की डिटेल में रीड करने जा रहा हूँ। 31 मार्च 2016 रोजनी बटावेल हुंडीनी वर्तननी बाकी 6000 रुपया है। दैट मीन्स यहाँ पर रिवेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड दिया हुआ कितना रुपया दिया हुआ 6000 रुपया। कौन सी डेट का 31 मार्च का। दैट मीन्स हमारा साल कब चालू हुआ था सर, साल खत्म हुआ 31 मार्च 2016 को। दैट मीन्स चालू कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2015 को। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो बैलेंस दिया है हमें, कौन सा बैलेंस दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ। किसका बैलेंस दिया हुआ, हुंडीनी वर्तर बाकी बिल्स दिया। तो मैंने आपको समझा दिया था, जब भी रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड लिखा हो, वटावेल हुंडीनी वर्तननी बाकी लिखी हो, उसकी एंट्री हमेशा कहां पे होगी, शेड्यूल नंबर 13 के अंदर होगी। तो यहां पर ओपनिंग की एंट्री तो ऑलरेडी पहले से कर चुके बिकॉज ऑफ एंट्री में दिया था। अभी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, क्लोजिंग की। दैट मीन्स आखिर वाक्य की नीड है। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हो वटावेली हुंडी की वर्तर का। दैट मीन्स यहां पर रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है 6000, राइट। तो आप यहां पे राइट कर दीजिए 6000। तो उम्मीद करता हूं कि पहला एडजस्टमेंट यहां पर क्यों किया गया आपको समझ में आ चुका होगा। ये फॉर्मेट में आपको याद करके जाना है कि रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमेशा कहां पे आएगा, शेड्यूल नंबर 13 के अंदर। गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 एंड 19 के पेपर को जरूर सोल्व कीजिएगा। तो इस टाइप का कोई भी सम आएगा, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एग्जाम में अगर इसी टाइप का सम दिख गया तो आपके 20 में से 20 मार्क्स डन रहने वाले हैं। चलते यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यस सर, एडजस्टमेंट नंबर 2 आ चुका है। धालखाद माटे 12000 रुपया। दैट मीन्स यहाँ पर बैड डेट दिया हुआ है आपके पास 12000 અને करवेरा माटे 30000 रुपये जोगवाई है। दैट मीन्स यहाँ पे टैक्स की अमाउंट दी 30000। इसे आपको सॉल्व करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी करके रखा है। तो आपको भी एग्जाम हॉल में इस टाइप का एक फॉर्मेट रेडी करना है। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी गुजराती में कहेंगे अकस्मित અને जोगवाईओ, जहाँ पे 2 एंट्री आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1 बैड डेट यानी कि जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है बैड डेट यानी कि धालखाद कितना दिया हो हमारे पास 12000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए बैड डेट के सामने 12000, राइट ना। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करवेरा नी जोगवाई। तो यहाँ पे करवेरा की जोगवाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 30000। अभी क्या करना है आपको, इन दोनों को प्लस कर देना। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 42000। याद कीजिए ये एंट्री कहीं पे थी, ये सर फॉर्म नंबर बी के अंदर यहाँ पे आपने स्पेशल इसकी एक एंट्री दी थी जो कि आपने यहाँ पे लिखा था। अभी आपको दिख रहा होगा, यस यहाँ पे कहीं दिख रहा है, यस सर यहाँ पे एक्सपेंस के नीचे लिखा है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी जुगवायु અને अकस्मात। तो कितना रुपया दिया हुआ 42000। तो आप इसके सामने राइट कर दीजिए 42000। उम्मीद करता हूँ ये एंट्री मैं कहाँ से लेकर आया हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी किया 42000 और यही वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपेंस के नीचे कट कॉपी पेस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ एज पर हमारे फॉर्मेट में ये दिया हुआ, राइट। चलते यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा हमारे पास 3rd नंबर का एडजस्टमेंट आ चुका है, सूचित डिविडेंड 10%। दैट मीन्स यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ 10%। ध्यान रखिएगा प्रपोज डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर आता है, शेयर मूड़ी के ऊपर आता है, शेयर कैपिटल के ऊपर आता है। तो हमारे पास शेयर कैपिटल कितने 48 लाख, जिसके ऊपर प्रपोज डिविडेंड कितना काउंट करना है 10%। तो फॉर्मेट में प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे था, याद है आपको, यस सर हमेशा हमें याद रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दैट मीन्स फॉर्म बी के अंदर लास्ट में आपको दिख रहा होगा कहीं पे, यस डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा ये रहा सूचित डिविडेंड यानी कि प्रपोज डिविडेंड। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। टोटल हमारे पास शेयर कैपिटल कितना था सर 48 लाख एंड प्रपोज डिविडेंड कितने परसेंट काउंट करने को बोला गया है 10%। तो 48 लाख का 10% करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4,80,000। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको तीनों की तीनों एडजस्टमेंट समझ में आ चुके होंगे। अभी कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं बचा ना, अभी हमें क्या करना, एक एक करके सभी शेड्यूल को क्लोज करना, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से शेड्यूल को क्लोज करूंगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोज करेंगे शेड्यूल नंबर 13 को। आपके पास कैल्सी, आप जरूर कैल्सी यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर 6 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 25,200 प्लस 4,800, यहाँ तक आप जब टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,60,000, राइट ना। तो यहाँ तक आपको टोटल समझ में आ चुका होगा, जिसमें से आपको लेस करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो हमारी वटावेली हुंडी वर्तर की आखिर बाकी ना उससे आपको लेस करना होगा। तो आखिर बाकी हमारे पास कितनी है 6,000। तो 9,60,000 में 6,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर
आपका आंसर आ जाएगा 9,54,000। तो यहाँ पर शेड्यूल नंबर 13 का टोटल किस तरीके से किया गया आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अभी पिक्चर बाकी शेड्यूल नंबर 14 को क्लोज करते हैं। शेड्यूल नंबर 14 के अंदर तो ओनली कितनी एंट्री थी हमारे पास, जस्ट 3 एंट्री, तो सभी को टोटल कर दीजिए। 6,000 प्लस 31,200 प्लस 33,000, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 70,200। तो उम्मीद करता हूँ शेड्यूल नंबर 14 का टोटल कैसा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं शेड्यूल नंबर 15 का टोटल कर देते हैं। यहाँ पर यस अभी आपको फॉर्मेट पूरा दिख रहा होगा। यस अब आपके पास कैलसी यूज कीजिए। 4,800 प्लस 66,000 प्लस 1,32,000, सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2,02,800। कैलसी है, कैलसी जरूर यूज कीजिएगा, राइट। एंड लास्ट में आपको क्लोज करना है शेड्यूल नंबर 16 यानी कि एक्सपेंस वाला टोटल कर दीजिए। यहाँ पर टोटल आपके पास कितना है, यहाँ पर 10,800 प्लस 7,200 प्लस 78,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000, सभी को टोटल करेंगे ना तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000। और ये कंप्लीट हो चुका है आपका शेड्यूल नंबर 16, राइट। अभी क्या करना है, शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 एंड 16 की रिक्वायरमेंट कहाँ पे सर, हमें रिक्वायरमेंट है फॉर्म बी के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है। ये रहा इनकम वाला कॉलम। इनकम के अंदर 2 शेड्यूल आते हैं, 2 प्रशिष्ट आते हैं। कौन कौन से, शेड्यूल नंबर 13 एंड शेड्यूल नंबर 14। तो शेड्यूल नंबर 13 का टोटल कितना आ चुका था, आपने देखा था यहाँ पर कितना आ चुका था, 9,54,000। तो आप यहाँ पे शेड्यूल नंबर 13 के सामने राइट कर दीजिए 9,54,000। आई होप आप समझ गए। शेड्यूल नंबर 14 को भी आपने प्लस कर दिया था, टोटल किया था। शेड्यूल नंबर 14 का आंसर आया था आपका 70,200, राइट ना। तो आप यहाँ पर शेड्यूल नंबर 14 के सामने राइट कर दीजिए 70,200। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों शेड्यूल को प्लस करना है, जिससे आपको मिल जाएगी टोटल इनकम यानी कि कुल आवक। आपके पास कैलसी यूज कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10,24,200। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर इनकम वाला टोटल कैसे आया, आई होप आप समझ गए होंगे, राइट ना। चलते यहाँ पर अभी हम टोटल किसका करेंगे, एक्सपेंस यानी कि खर्चा का। यहाँ पर कितने शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 15 एंड शेड्यूल नंबर 16। क्या आपने शेड्यूल नंबर 15 क्लोज किया था? यस सर, शेड्यूल नंबर 15 हमने क्लोज किया था, जिसका आंसर आया था यहाँ पर। अभी आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा। यस, ये रहा हमारे पास शेड्यूल नंबर 15 का टोटल 2,02,800। तो आप यहाँ पर शेड्यूल नंबर 15 के सामने राइट कर दीजिए 2,02,800, राइट ना। एंड सेम उसी तरीके से आपको किसको कंप्लीट करना होगा, शेड्यूल नंबर 16 के टोटल को। देख लेते शेड्यूल नंबर 16 का आंसर कितना आया था। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। ये रहा शेड्यूल नंबर 16 का टोटल था 2,40,000। तो शेड्यूल नंबर 16 के सामने राइट कर दीजिए 2,40,000। अभी आपको क्या करना है, एक्सपेंस का टोटल करना है। 2,02,800 प्लस 2,40,000 प्लस 42,000। ध्यान रखिएगा प्रोविजन को भी साथ में ही आपको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4,84,800। और ये आपको मिल चुका है टोटल एक्सपेंस यानी कि कुल खर्चा, यानी कि बी का आपको टोटल मिल चुका है। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, करेंट ईयर का प्रॉफिट सॉल्व करना है, चालू वर्ष का नफा सॉल्व करना है। किस तरीके सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से समझाने वाला हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल ऑफ ए में से टोटल ऑफ बी को लेस करना है। तो टोटल ऑफ ए कितना था हमारे पास, 10,24,200, जिसमें से आपको लेस करना है 4,84,800। दैट मीन्स 10,24,200 में से आपको लेस करना है 4,84,800। जब आप लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5,39,400। और ये आपका आ चुका है करेंट ईयर का प्रॉफिट यानी कि चालू वर्ष का नफा। आई होप यहाँ पर करेंट ईयर का प्रॉफिट दैट मीन्स चालू वर्ष का नफा कैसे आया आपको समझ में आ चुका होगा। बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये एमसीक्यू के रूप में भी होने का चांस है, शॉर्ट सम में भी आ सकता है। अभी आपको क्या करना है, करेंट ईयर के प्रॉफिट के अंदर आपको ऐड करना होगा ओपनिंग बैलेंस यानी कि 1,80,000 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो 5,39,400 में 1,80,000 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7,19,400, जिसे मैं कहूँगा
कुल नफो और इंग्लिश में कहेंगे टोटल प्रॉफिट। बट अभी भी पिक्चर वाकई है। इतना हो जाने के बाद आपको लेस करना होगा एप्रोप्रिएशन, यानी कि गुजराती में कहेंगे फॉरवर्डिंग। ध्यान रखिएगा, कानूनी अनामत जो होता है, स्टेचुटरी रिजर्व जो होता है, वो हमेशा करेंट ईयर के प्रॉफिट का 20% होता है। ये हमारा रूल है, आप अपनी बुक में रीड कीजिएगा। तो हमारे पास करेंट ईयर का प्रॉफिट, चालू वर्ष का नफा कितना आ गया था, 5,39,400। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 5,39,400, जिसका आपको कितने परसेंट करना होगा, 20% करना होगा। जब आप 5,39,400 का 20% करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1,07,880, 1,07,880। देन क्या करना है आपको, 7,19,400 में से इससे आपको क्या करना होगा, लेस करना होगा कानूनी अनामत। दैट मीन्स स्टेचुटरी रिजर्व हमारा कितना आ चुका था, 1,07,880 एंड सूचित डिविडेंड, दैट मीन्स प्रपोज डिविडेंड कितना आ चुका था, 4,80,000। तो आपको क्या करना है, 7,19,400 में से 1,07,880 एंड 4,80,000 को लेस करना है। जो आप लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1,31,520 और ये कंप्लीट हो चुका है आपका सम। और आपको सामने लिखना होगा बाकी पाका सरवैयामा, और इंग्लिश में लिखेंगे बैलेंस कैरिड इन बैलेंस शीट। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अगर इस टाइप का कोई भी सम आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क में फिर से आपको एक बार देना चाहूँगा, 2018 एंड 19 के पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इस टाइप का कोई भी सम आ जाएगा तो आप 20 में से 20 या फिर मैक्सिमम 15 to 18 मार्क्स ला सकते हैं। जो आप 2018-19 के पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे 3 से 4 एंट्री आपको नई देखने को मिलेंगी, वो एक बार मैं आपके साथ में शेयरिंग कर लेता। तो आपको एक नया देखने को मिलेगा रेवेन्यू स्टैम्प। तो रेवेन्यू स्टैम्प क्या होता है, हमारा एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। तो इसकी एंट्री हमेशा कहाँ पे होगी, शेड्यूल नंबर 16 के अंदर, राइट। फिर आपको देखने को मिलेगा प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये भी हमारा क्या एक्सपेंस, इसकी एंट्री भी आपको कहाँ पे करना होगा, शेड्यूल नंबर 16 के अंदर, राइट। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट एंट्री आपको देखने को मिलेगी रोकाणोनु मरेल ब्याज, दैट मीन्स इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको समझा दिया, बैंक को जब भी ब्याज मिलेगा उसकी एंट्री आपको हमेशा शेड्यूल नंबर 13 में करना है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये भी रोकाणो, ये भी रोकाणो, ये भी इन्वेस्टमेंट है और ये भी इन्वेस्टमेंट है। क्यों ये शेड्यूल नंबर 13 में, क्यों नहीं शेड्यूल नंबर 14? बिकॉज ऑफ यहाँ क्या लिखा है, रोकाणो ना वेचाणो नफो, ये बैंक की ना ब्याज के अलावा की इनकम, अगर बैंक की ब्याज के अलावा की इनकम होती है तो उसकी एंट्री हमेशा कहां पे होगी, शेड्यूल नंबर 14 में। और इंग्लिश में लिखा है प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि 2018-19 के अंदर ये जो नई एंट्री थी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ है, बिकॉज ऑफ इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की, उसे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। और मैं चाहता हूं एग्जाम का टाइम चल रहा है, मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड मैं चाहता हूं ये लास्ट एग्जाम में 100% पूरा पेपर लिख कर आना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेलकम इन SAM 4।